Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the 19th December 2021 the Hindu newspaper analysis. We will start with the questions first. पहले आज के सवाल. But before we start, if you like the content of our channel, please do like the videos and do share it among your friends. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ. फर्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू ऑर्डिनरी बिल्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि ऑर्डिनरी बिल्स के रिस्पेक्ट में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली बाय अ मिनिस्टर. सेकंड कह रहा है इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन बोथ द हाउसेज दैट इज लोकसभा एंड द राज्यसभा. थर्ड कह रहा है राज्यसभा कैन ओनली डिटेन द बिल फॉर मैक्सिमम 14 डेज. तो आपको बताना है कि जो ऑर्डिनरी बिल होता है उसके रिस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट हैं. 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली या 1, 2 and 3 ओनली. दूसरा सवाल है विद रेफरेंस टू पार्कर सोलर प्रोब. पार्कर सोलर प्रोब के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है, आपको बताना है कि पार्कर सोलर प्रोब के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट सही हैं. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज पार्ट ऑफ नासाज लिविंग विद द स्टार प्रोग्राम. दूसरा कह रहा है स्पेसक्राफ्ट इज द फर्स्ट टू एंटर द आउटर बाउंड्रीज ऑफ द सन. तो पहला स्टेटमेंट कह रहा था कि ये नासा के लिविंग विद द स्टार प्रोग्राम के अंतर्गत आता है. दूसरा कह रहा है दिस स्पेसक्राफ्ट इज फर्स्ट टू एंटर द आउटर बाउंड्रीज ऑफ द सन. कौन सा स्टेटमेंट इसमें करेक्ट है आपको बताना है. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर 3 इज विद रेफरेंस टू द इलेक्शन कमीशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं विद रिस्पेक्ट टू द इलेक्शन कमीशन, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, द चीफ इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी. दूसरा कह रहा है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द प्रेसिडेंट, है ना. द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट. तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. So these are the 3 questions for today. I hope you will try to answer these 3 questions, है ना. आप इसका आंसर करने की कोशिश करेंगे. मैं आपको केवल 2 क्वेश्चंस के आंसर ही बताऊंगा. तीसरा सवाल बहुत ही आसान है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला, तो आप उसको खुद से करेंगे, ठीक है ना. पहला भी आसान ही है वैसे, क्योंकि ऑर्डिनरी बिल का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है. पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि ज़रूरी नहीं कि केवल इसको मिनिस्टर ही इंट्रोड्यूस कर सकें. दूसरा है बिल्कुल सही क्योंकि ये इंट्रोड्यूस हो सकता है लोकसभा राज्यसभा दोनों में. और तीसरा भी गलत है क्योंकि 14 दिनों तक मैक्सिमम डिटेन करने की जो पावर है वो केवल और केवल मनी बिल को कर सकते हैं 14 दिनों तक राज्यसभा, ठीक है ना. और ऑर्डिनरी बिल के केस में नहीं रखता ये, वो कितने भी समय तक वो कर सकते हैं, इसीलिए फिर जॉइंट सेटिंग और ऑल इन सब का प्रोविजन है. तो 1 and 3 विल बी द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है ना. पार्कर सोलर प्रोब के रिगार्डिंग दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. ये नासा के लिविंग विद द स्टार प्रोग्राम के अंतर्गत आता है और दूसरा इट इज द फर्स्ट टू एंटर द बाउंड्रीज ऑफ द सन. कल ही हमने न्यूज़पेपर में देखा था. तीसरे सवाल का तो आंसर आप लोग कर ही देंगे. आई होप आप तीनों ही क्वेश्चंस को अच्छे से आपने किया होगा. बताना ये जरूर कि आपसे कितने बने, ठीक है ना. संडे का दिन है, बहुत ज़्यादा अपन भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो नॉर्मली अपन इसको लेकर चलते. और छुट्टी वाला दिन होना चाहिए, बट ठीक है, थोड़ी बहुत न्यूज़ पता होनी चाहिए. अगली जो न्यूज़ है वो है कोल इंडिया लिमिटेड ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है विहंगम. याद रखिएगा, कोल इंडिया लिमिटेड ने रिसेंटली एक विहंगम नाम का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है एट महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड, ठीक है ना. इसको याद रखिएगा कि कोल इंडिया लिमिटेड ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है क्या, विहंगम, विच इज अ सिस्टम एट महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड MCL, ठीक है ना. अब विहंगम क्या है. विहंगम इज एन इंटरनेट बेस्ड सिस्टम इंटीग्रेटेड विद रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, ठीक है ना. तो विहंगम एक इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है जो कि इंटीग्रेट होता है विद रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम. तो ये आपको समझ में आ गया होगा. दूसरा है द सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम. इसमें ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम होता है, एक RPAS होता है, एक इंटरनेट लीज लाइन होती है 40 Mbps की, और एक विहंगम पोर्टल बनाया गया है. इस सिस्टम के लिए एक विहंगम पोर्टल भी बनाया गया है. एक इंटरनेट बेस्ड सिस्टम है और इसके साथ एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम, RPAS जिसको हम बोलते हैं, रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम. अब ये करेगा क्या. बेसिकली ये रियल टाइम ट्रांसमिशन करेगा एरियल वीडियोज़ का ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़ फ्रॉम माइंस to the internet platforms which can be accessed through the Vihangam portal by authorized persons only having ID and password. तो ये बेसिकली माइंस में जो डायरेक्टली लाइव रियल टाइम इमेजेस होती हैं, रियल टाइम जो वीडियोस होते हैं, वो
प्लेटफॉर्म पे, जो विहंगम प्लेटफॉर्म है वहाँ पे देख सका जाएगा। किसके द्वारा? उन रजिस्टर्ड आईडीज़ के द्वारा, उन रजिस्टर्ड ऑफिशियल वर्कर्स के द्वारा जो कि पर्सनलाइज्ड रहेंगे, ऑथराइज्ड रहेंगे, है ना। तो दीज पर्सनल्स विल बी ऑथराइज्ड एंड दे विल बी व्यूइंग द वीडियोस ऑफ द माइंस, जो एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कोई इशूज़ तो नहीं है, सारी चीज़ें एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी को भी बढ़ाएगा और जो गुड गवर्नेंस है, डिजिटल गवर्नेंस है, उसको भी प्रमोट करेगा। सो दिस इज़ अनदर स्टेप इन दैट रिगार्ड। तो आप उसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी। अगली न्यूज़ यहाँ पे दिख रही है, डीआरडीओ टेस्ट्स अग्नि पी मिसाइल फॉर द सेकेंड टाइम। याद रखिएगा, सेकेंड टाइम दोबारा से अग्नि पी का टेस्ट किया जा रहा है। कहाँ से किया जा रहा है ये टेस्ट? ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड है विच इज़ ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, बालासोर में ये लाई करता है। तो आप याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड जो है वहाँ से इसको टेस्ट फायर किया गया उड़ीसा में। एंड डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ये टेस्टिंग हुई है। एंड दिस इज़ द सेकेंड टेस्ट ऑफ दिस मिसाइल। इस मिसाइल की ये दूसरी टेस्टिंग है। अग्नि पी की बात करूँ तो अग्नि पी इज़ द न्यू जनरेशन एडवांस्ड वेरिएंट ऑफ अग्नि क्लास ऑफ मिसाइल्स। इट इज़ अ 2-stage कैनिस्टराइज्ड मिसाइल विद रेंज कैपेसिटी ऑफ 1000 to 2000 किलोमीटर। जो इसकी रेंज है वो 1000 से 2000 किलोमीटर की है। एंड ये 2-stage कैनिस्टराइज्ड मिसाइल है। इट इज़ अ 2-stage कैनिस्टराइज्ड मिसाइल एंड इसको आप याद रखिएगा। दिस वाज द सेकेंड टेस्ट ऑफ दिस अग्नि प्राइम मिसाइल। ये उसका सेकेंड टेस्ट था। एंड दिस टेस्ट वाज कंडक्टेड, द टेस्ट वाज कंडक्टेड एट 11 AM ऑफ द एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड इन बालासोर। ठीक है ना। तो ये जो टेस्ट था ये एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड बालासोर में वहाँ से किया गया। सेकेंड टेस्ट ऑफ द अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम बोलते हैं इसको। इसका वेट लगभग 50% कम है अग्नि 3 के कंपैरिजन में। अगर अग्नि 3 से कंपेयर करें तो उससे 50% तक कम वजन है। एंड इट कैन बी लॉन्च्ड फ्रॉम रेल रोड, इट कैन बी स्टोर्ड फॉर लॉन्गर पीरियड एंड ट्रांसपोर्टेड ऑल अक्रॉस द कंट्री एज पर द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। तो इसके एडवांटेजेस क्या है कि इसको रेल रोड कहीं से भी लॉन्च कर सकते हो, इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हो पूरी कंट्री में एज पर द ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट। तो दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ अग्नि प्राइम, है ना। इसको याद रखिएगा, अग्नि प्राइम के ये बेनिफिट्स है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, बस सिंपल सी एक चीज़ सिस्टम बताइए कि अग्नि मिसाइल किस तरीके की मिसाइल है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है ना। इस तरीके आपको क्वेश्चन बताना है कि किस तरीके की मिसाइल है। ठीक है ना। हाँ ठीक है। तो दैट इज द थिंग। 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स अ मस्ट। अब हाउस पैनल जो है, एक पार्लियामेंट का एक पैनल, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी था ऑन डिफेंस, इसका ये कहना है कि कम से कम 3 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर होना चाहिए। कम से कम 3 इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर होने चाहिए। इसीलिए नेवी जो है वो अभी पुश भी कर रही थी कि सेकंड एयरक्राफ्ट कैरियर उनको चाहिए, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर। अब आपको इस न्यूज़ में एक और फैक्ट मिलेगा कि इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर कौन सा है। तो याद रखिएगा, इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, क्योंकि यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो मैं आपको बता दूं, इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है विक्रांत। ठीक है ना। इट इज करेंटली अंडर गोइंग सी ट्रायल्स एंड इज शेड्यूल्ड टू बी कमीशनड इन अगस्त नेक्स्ट ईयर। तो याद रखिएगा कि जो इंडिया का पहला, कंट्री का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है वो विक्रांत है और करेंटली इट इज अंडर गोइंग सी ट्रायल्स एंड शेड्यूल्ड टू बी कमीशनड नेक्स्ट ईयर। ठीक है। तो याद रखिएगा, सी ट्रायल्स हो रहे हैं अभी इसके। कंट्रीज फर्स्ट ये इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है। दैट इज़ द थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाइना भी अभी रिसेंटली उन्होंने प्रपोज किया है कि वो 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स बनाएंगे इंडिजिनस, और चाइना इज सेट टू इंडक्ट इट्स 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर नाउ, है ना। इट्स ऑल सेट टू इंडक्ट इट्स 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर। तो चाइना ऑलरेडी हमसे काफ़ी आगे चल रहा है डिफेंस के मामले में। तो वैसे भी वो काफ़ी ज़्यादा बजट है उनका। यूएसए के बाद चाइना ही आता है दूसरे नंबर में। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज नानावती पासेस अवे। तो ये बहुत ही फेमस जस्टिस जी नानावती थे। एंड ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट केसेस में रह चुके हैं, मेंबर रह चुके हैं उन केस के। तो सबसे पहला सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस गिरीश ठाकुर लाल नानावती इनका नाम था। एंड ही इन्वेस्टिगेटेड द 1984 एंटी सिख राइट्स एंड 2002 गोधरा राइट्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोनों ही जो
इवेंट्स थे, काफ़ी वैसे इवेंट्स हैं हिस्ट्री में। तो 1984 के सिख राइट्स, एंटी सिख राइट्स जो थे, और 2002 के जो गोधरा राइट्स थे, इन दोनों को इन्वेस्टिगेट किया था जस्टिस एल नानावती ने। एंड ही इज़ वेरी फेमस, वेरी वेरी फेमस, एंड ही हैज़ पास्ड अवे नाउ, याद रखिएगा। आफ्टर 50 ईयर्स घड़ियाल्स लिव एंड किकिंग इन ब्यास रिवर। तो यहाँ पे क्या हुआ था एक्चुअली, ब्यास रिवर में इनका री इंट्रोडक्शन किया गया था, ठीक है ना। तो री इंट्रोडक्शन वॉज डन इन द ब्यास रिवर, पंजाब की नदियों में इसका री इंट्रोडक्शन किया गया था, ठीक है ना। सो आपको पता होना चाहिए कि ये जो घड़ियाल हैं दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ये घड़ियाल जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। इनका साइंटिफिक नेम है गैवियालिस गैंगेटिकस। क्या नाम है? गैवियालिस गैंगेटिकस। एंड they were found sometimes ago in the rivers of Punjab, बट बहुत ही पहले ये बिल्कुल कम नंबर में मिलने लगे। सो द रीइंट्रोडक्शन वाज डन, एंड आफ्टर सक्सेसफुली रीइंट्रोड्यूसिंग दिस क्रिटिकली इंडेंजर्ड घड़ियाल इन द रिवर्स ऑफ पंजाब, अब ब्यास रिवर में अगर आप देखो, ब्यास रिवर जो कि पंजाब की एक बहुत फेमस रिजर्व है, तो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व में ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आपको मिल जाएंगे। दे वर रिलीज्ड इन द ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व, और अब वहाँ पे कई इनके नंबर जो हैं वो बढ़ गए हैं, एंड दे आर किकिंग देयर फ्रीली इन द ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व एरिया। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, दिस इज द थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट, एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भी। क्रिटिकली इंडेंजर्ड याद रखिएगा। और ये गैवियालिस गैंगेटिकस जो साइंटिफिक नेम है, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है गैवियालिस गैंगेटिकस ही डायरेक्टली पूछ लिया जाएगा तो क्या करोगे, है ना, तो पता होना चाहिए। आगे मूव करते हैं। इनस्केपेबल रिस्क ऑफ मैंडेटरी आयरन फोर्टिफिकेशन। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोर्टिफिकेशन क्या है। फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि सपोज करो आपका फूड प्रोडक्ट है, आपका फूड प्रोडक्ट किसी मतलब आपका रीजन ऐसा रीजन है जहाँ पे सपोज विटामिन ए की प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। सपोज करो आपका घर किसी ऐसे रीजन में है जहाँ पे विटामिन ए के प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं। अब क्या करोगे, तो आपको विटामिन ए कैसे मिलेगा? तो क्या होता है, कई फूड प्रोडक्ट्स को फोर्टिफाई कर दिया जाता है, मतलब कि उसमें अलग से बाय डिफरेंट मीन्स उसमें वो विटामिन ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपके जब फूड प्रोडक्ट को मतलब कि बाय एक्सटर्नल मीन्स, बाय रेडीमेड मीन्स, जब उसमें विटामिन्स, मिनरल्स या एसेंशियल जो भी कमी है उस रीजन वाइज या आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जब आप उसको ऐड करके उसको इस तरह से बनाते हो कि वो उसमें ज़्यादा मात्रा में हो जाए, तो वो फोर्टिफाइड प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बहुत एग्जाम्पल एक प्यारा दूंगा जो यूपीएससी ने ऑलरेडी पूछा हुआ है, वो है गोल्डन राइस, ठीक है ना। तो ये गोल्डन राइस का जो कंसेप्ट है इसमें ये होता है, गोल्डन राइस में विटामिन ए जो रहता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है, ये फोर्टिफाई किया जाता है। विटामिन ए इसमें ऐड किया जाता है अलग से, विटामिन ए। और यहाँ पे इस विटामिन ए में बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन, ये नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो गोल्डन राइस इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ बीटा कैरोटीन, और बीटा कैरोटीन के ऐड होने से विटामिन ए की जो कमी है वो रीजन में पूरी हो जाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है फोर्टिफिकेशन, ये आयरन के फोर्टिफिकेशन की बात चल रही है। गवर्नमेंट क्या बोल रहा था, गवर्नमेंट कह रहा था चूँकि महिलाओं को अनीमिया की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा रहती है, अनीमिक डेथ्स का भी हमने बहुत सारा केस सुना होगा प्रेग्नेंट वुमेन्स में स्पेशली, है ना, टू मच लॉस ऑफ वाटर एंड ऑल, लॉस ऑफ ब्लड सॉरी। एंड ये रीज़न है कि फोर्टिफाइड राइस में, फोर्टिफाइड वेराइटीज़ में अब आयरन फोर्टिफिकेशन की बात की जा रही है। बट यहाँ पे रिसर्च ने ये कहा है कि आयरन फोर्टिफिकेशन जैसे ही होता है तो उससे बॉडी में सीरम फेरिटिन, याद रखिएगा ये टर्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, सीरम SERUM, सीरम फेरिटिन FERRITIN, सीरम फेरिटिन बढ़ने लगता है। और जैसे ही बॉडी में आपके सीरम फेरिटिन बढ़ने लगेगा तो उससे होगा क्या कि जो दूसरे रिस्क्स हैं, मतलब कि डायबिटीज़ के रिस्क जो हैं वो 4 गुना तक आपके बढ़ जाएंगे। सो दिस जो ये सीरम फेरिटिन है उससे डायबिटीज़ और इन सब के रिस्क बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। बिकॉज होता क्या है कि जब सीरम फेरिटिन बढ़ता है तो उससे ब्लड शुगर और ये सारी चीज़ें जो हैं बेसिकली दैट इंक्रीजेज, एंड उससे फिर आपको डायबिटीज़ एंड ये सब चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा मतलब फोर्टिफाइड राइस समझ में, गोल्डन राइस आपको अलग से मैंने बता दिया, आयरन फोर्टिफिकेशन का मैंने आपको बता दिया। एक और लास्ट न्यूज़ है, इज रेजिंग मैरिज एज इनफ टू हेल्प द गर्ल्स। अब यहाँ पे हमने ऑलरेडी देखा है
कि जो यहाँ पे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 18 से बढ़ा करके 21 साल की उम्र कर दी जाएगी फॉर द मैरिज ऑफ द गर्ल्स, है ना। गर्ल्स की मैरिज की एज जो है 18 से बढ़ा करके 21 साल कर दी जाएगी, है ना। इसके रिगार्डिंग एक पैनल भी बनाया गया था, जया जेटली पैनल, आपको पता होना चाहिए। समता पार्टी की चीफ हैं जया जेटली जी, और उनके अध्यक्षता में ही पैनल बनाया गया था फॉर लुकिंग आफ्टर दिस मैटर ऑफ इंक्रीज ऑफ द एज। अब सबसे पहले मैरिज लॉज इंडिया में क्या कहते हैं, तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है और इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872 है। द हिंदू मैरिज एक्ट ऑफ 1955 एंड द इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट ऑफ 1872, इट प्रिस्क्राइब्स द एज 18 ईयर्स फॉर द ब्राइड एंड 21 ईयर्स फॉर द ग्रूम। तो ये दोनों एक्ट जो है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, इन्होंने 18 साल की जो उम्र है वो की है, ठीक है ना। नाउ द मुस्लिम पर्सनल लॉ, यानी कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट 1937 है, इट अलाउज मैरिज इफ द बॉय एंड गर्ल हैव अटेन्ड प्यूबर्टी। तो वो मैरिज के लिए तब अलाउ करते हैं जब प्यूबर्टी हो जाए। फिर इसके अलावा स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है। ये सारे एक्ट पता होने चाहिए वैसे। द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, इट गवर्न्स इंटरफेथ मैरिजेस एंड ऑल्सो लेज डाउन 18 ईयर्स फॉर वुमेन एंड 21 ईयर्स फॉर मेन एज द एज ऑफ मैरिज। एंड इसके अलावा प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, ये इंपॉर्टेंट है। प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006, ये प्रोहिबिट करता है मैरिज बिलो 18 ईयर्स फॉर वुमेन एंड 21 ईयर्स फॉर मेन। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बता दूं कि क्या ये इनफ है, जो क्वेश्चन है मेन कि इज डूइंग दिस इनफ, तो ऐसा नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, जया जेटली पैनल ने बहुत सारे सजेशंस दिए थे, उसमें एक सबसे बड़ा सजेशन था कि भैया एजुकेशन, गर्ल्स के एजुकेशन पे फोकस करना है, गर्ल्स के एजुकेशन का इनरोलमेंट बढ़ाना है, न केवल इनरोलमेंट बढ़ाना है बल्कि रूरल एरियाज़ में आपको बढ़ाना है, उनका देखना है कि ड्रॉप आउट ना हो वो, और कोविड के बाद उनके ऊपर और ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है तो उसको तो देखने की ज़रूरत ही है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है सेफ्टी, गर्ल्स सेफ्टी के रिगार्डिंग आप काम करिए, चाहे वो वर्क प्लेस हो, चाहे वो आपका स्कूल हो, एजुकेशन सेंटर हो, हर जगह गर्ल्स की सेफ्टी के लिए आपको अलग से ध्यान देना चाहिए। जैसे इसको सेफ्टी को के अलग अलग आयाम है, तो एक जैसे आपको उनके लिए टॉयलेट्स बनाने चाहिए, टॉयलेट्स एंड ऑल फैसिलिटी, खुले में उनको ना जाने पड़े। इसके अलावा आप उनके ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था बढ़िया करिए, यू शुड हैव अ गुड ट्रांसपोर्ट व्यवस्था फॉर देम, ताकि ये लोग स्कूल जा सकें। अदरवाइज कई माता पिता स्कूल भेजते ही नहीं है ना, दैट इज़ द थिंग। इसके अलावा इनके पास प्रोविजन ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स ऑलरेडी हमें हर समय होना चाहिए, तो सैनिटरी नैपकिन्स की जो अवेलेबिलिटी है दैट शुड बी मेड अवेलेबल एक्सेसिबल एवरी टाइम, है ना, न केवल अर्बन एरियाज़ में बल्कि रूरल एरियाज़ में भी। इसके अलावा इनका जो प्रमोशन है वोकेशनल ट्रेनिंग का, द प्रमोशन ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग शुड बी देयर। इसके अलावा इनके जो लाइवलीहुड है उनको प्रमोट करना चाहिए, लाइवलीहुड को प्रमोट करना चाहिए, यानी कि इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गर्ल्स हु आर वर्किंग, है ना, मतलब कि इनके वर्किंग का जो रेशियो है वो इंक्रीज़ करना चाहिए। सो सारी चीज़ें इन पे फोकस करना चाहिए। केवल और केवल अगर आप मैरिज की एज को बढ़ाते हो तो वो काम नहीं करेगा। अब मैरिज की एज बढ़ाने से क्या होगा ये भी थोड़ा देख लेते हैं अपन। तो मैरिज की एज बढ़ाने से ये होगा एक्चुअली में, ये पहला तो ये है कि जो एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं, एडोलसेंट मदर्स होती हैं, उनके जब बेबी होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि दे हैव सीन केसेस ऑफ स्टंटिंग, या इसके अलावा वेस्टिंग, कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं ना, और अनीमिक कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि गर्ल्स की एज कम है, अब उनकी बॉडी भी इतनी ज़्यादा लीन है होगी, हो सकता है लीन बॉडी हो, तो वो सस्टेन नहीं कर पाता। तो बेबी कई बार क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है और स्टंटिंग वेस्टिंग के जो इश्यूज़ हैं वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। so that is the thing which is important, and यहाँ पे it is important to ensure a safe environment free from the constant threat of rape and sexual assault which is by girls are married off early। अब व्यक्ति ने अपोज ये भी किया कि भैया जल्दी शादी करने का रीज़न ये भी है टू मेक देम मच मोर सेफर, है ना, बिकॉज कई बार ऐसा इंस्टेंस देखा गया है कि अगर बहुत लेट तक होगा तो ऑब्वियस सी बात है दैट इज़ नॉट गुड फॉर द सेफ्टी ऑफ द वुमेन। ये एक आर्गुमेंट है जो कि दिया गया है ना, ऐसा नहीं है, आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते, बिकॉज सेफ्टी का मुझे नहीं लगता कि एज से कुछ लेना देना है। वो अब इंडिया में कई केसेस ऐसे भी देखे हैं जिसमें एज ऐसी इतनी कम है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं, है ना। तो ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट इवेंट है। ऐसे में सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है और बहुत ही ज़्यादा इशू इंपॉर्टेंट इशू भी है ना। दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, इसको याद रखिएगा। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट दिस न्यूज़ आइटम। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आ गया। ज़्यादा अच्छे और कोई खास न्यूज़ आया नहीं था आज,
तो इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, है ना। तो ये आप देख लीजिएगा। आगे यहाँ पे और हम देख लेते कुछ और, अगर बचा है तो मैं बता दूंगा। सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।